गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का आपका अपना चैप्टर है थर्ड, ठीक है, ज्योग्राफी का, हमारी बदलती पृथ्वी। ठीक है, कक्षा 7 में आई है और मेरा जो रेफरेंस है वो एनसीईआरटी है। ठीक है, तो आज का चैप्टर हमारा जो चैप्टर है वो हमारा चैप्टर है चेंजिंग आवर अर्थ, या फिर हमारी बदलती पृथ्वी। मतलब पृथ्वी ऐसा नहीं कि एक पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी में हम पढ़ने जा रहे हैं। इसी पृथ्वी पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, जो अपनी लैंड है उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो पढ़ना है हमें। ठीक है, और उस चेंज का क्या कारण है, ठीक है, क्या कारण है वो हमें पढ़ना है। तो मैंने थोड़ा सा पहले बना दिया था चीज़ें ताकि आपको इजी समझ में आ जाए। देखिए, अर्थ मूवमेंट्स, ठीक है, कोई भी चीज़ जब भी चेंज होगा कुछ उसमें, जब उसमें कुछ मूवमेंट्स होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि हमारे जो धरती है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसमें क्या है, मैग्मा है। ठीक है, अंदर मैग्मा है। वही मैग्मा क्या होता है, उसमें प्रेशर और टेम्परेचर, तापमान और दबाव में अंतर आता है, जिस कारण की क्या होता है, वो चीज़ें आप सर्कुलेट होती हैं। ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करती रहती हैं। ठीक है, और उसी के ऊपर हमारा होता है क्या, प्लेट, लिथोस्फीयर की प्लेट। ठीक है, क्या होती है, लिथोस्फीयर की प्लेट। आपको मैं ये लिथोस्फीयर की प्लेट होती है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ एक बार। जैसे कि देखिए, यहाँ पे ये मैग्मा थी, ठीक है, और इस पे प्लेट्स है, ये प्लेट है, ये पिघली हुई अवस्था में है, ये पिघली हुई है ना, पिघला हुआ, और ये क्या है, प्लेट है। ठीक है, प्लेट। जैसे कि पानी में आप देखिए, अब एक बाल्टी पानी ले लीजिए, उसमें अपनी जो आप जिस प्लेट में खाना खाते हैं वो प्लेट को ऐसे डाल दीजिए। ठीक है ना, वो प्लेट क्या करेगी, वो तैरती रहेगी, है ना, वो तैरती रहेगी। सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये रहेगा कि वो तैरती रहेगी। ठीक है ना, तो वो जो तैरती हुई चीज़ है ना, वो क्या है, लिथोस्फीयर है, वो अपनी प्लेट है। ठीक है, और नीचे जो पानी है वो समझ लीजिए मैग्मा है। ठीक है, तो उस मैग्मा पे क्या है, अपनी धरती वो अपनी प्लेट घूमती रहती है। ठीक है, इधर उधर तैरती रहती है। क्यों, क्योंकि मैग्मा है नीचे, मैग्मा पिघले हुए पदार्थ में अवस्था में। ठीक है ना, तो सेम वही है, आपने एक बाल्टी लिया, उसमें पानी डाला, उसमें जब प्लेट आपने डाला और प्लेट घूमती रहती है, तो उसी तरह अपने जो धरती है उस पर मैग्मा है, मैग्मा के ऊपर लिथोस्फीयर की प्लेट है। ठीक है ना, वो जो कि तैरती रहती है। ठीक है, जब वो तैरती रहती है, उससे तैरने को क्या बोलते हैं, मूवमेंट्स बोलते हैं। वो प्लेट क्या है, आपस में ऐसे तैरती रहती है, यहाँ घूमती रहेगी। ठीक है ना, तो वो जब घूमती है तो ऑब्वियस बात है आपस में कभी टकराएगी, कभी नहीं भी टकराएगी, है ना। तो आपस में जब टकराएगी तो कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि हमें पता है जब भी आवाज़ होगा, कंपन होगा, है ना, जब कंपन होगा तो कुछ और भी होगा। कहीं से जो अंदर दरारें पड़ेंगी, दरारें से फिर ऊपर पानी छलकता है, उसी तरह मैग्मा भी छलकेगा ऊपर की ओर, ऊपर मैग्मा आ जाएगा, है ना। तो यही होता है, अर्थ मूवमेंट कैसे करता है, जो पृथ्वी के नीचे मैग्मा है उस पर लिथोस्फीयर की प्लेट घूमती रहती है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि मैग्मा घूमती रहती है, तो इस कारण हमारा, ये मैंने आपको क्या बताया कि प्लेट मूवमेंट्स क्या होता है। मूवमेंट्स ये होता है जब मैग्मा के ऊपर लिथोस्फीयर है वो घूमता रहता है, उसे वो अर्थ मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, अर्थ मूवमेंट करते रहती है। अब उसके लिए, अब उसी से होने वाले क्या क्या चेंजेस है वो पढ़ना है हमें। ठीक है, उसी से होने वाले चेंजेस पढ़ने हैं। देखिए, एंडोजेनिक फोर्स, एंडोजेनिक फोर्स बोले तो बाह्य अंत फोर्स, अंत बल। ठीक है, अंतः बल है, अंतः बल में क्या क्या आ जाएगा, अर्थ क्यूब आ जाएगा, वोल्केनो आ जाएगा और लैंडस्लाइड आ जाएगा। अर्थ क्यूब बोले तो भूकंप, और वोल्केनो बोले तो ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ठीक है, और लैंड साइड बोले तो भूस्खलन। ठीक है, मतलब सडन चेंज, मतलब कि इससे इन चीज़ों कारकों से क्या होता है कि तुरंत क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है धरती पे। जैसे कि मान लीजिए भूकंप आया। ठीक है, भूकंप कब आएगा, जब प्लेट आपस में टकराएगी तो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन से क्या होता है, आपस में क्या हो जाता है, कंपन पैदा होती है, वो कंपन ऊपर की ओर आना शुरू होती है। ठीक है, वो कंपन ऊपर की ओर आती है, उसी को हम बोलते हैं भूकंप। ठीक है, इसी भूकंप से बहुत सारा बदलाव आ सकता है। इस भूकंप से हो सकता है कि वो भूकंप ज्वालामुखी का रूप ले ले, क्योंकि मान लीजिए भूकंप आया और उसके कारण
कहीं और दरार आया, वहाँ से ज्वालामुखी निकल आया, ठीक है ना। इस भूकंप से क्या होता है, कई घरें टूट जाती हैं, इमारतें टूट जाते हैं, ठीक है। जो लोग रहते हैं वो उस इमारतों के नीचे आ जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है। जैसे कि आपको अपने को याद होगा कि 26 जनवरी 2001 को क्या हुआ था। 26 जनवरी 2001 को भुज में, गुजरात के भुज में आया था ना, गुजरात के भुज में भूकंप आया था, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, जान माल की, है ना। इस तो त्रासदी हमने भूले ही नहीं होंगे कि 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में भूकंप आया था, ठीक है ना। तो उससे काफ़ी नुकसान हो गया था, ठीक है। वोल्केनो, ठीक है। अब मैं बाद में बताऊंगा कि हम अर्थक्वेक से क्या क्या हम करते हैं, मतलब किससे हम मापते हैं, किससे नहीं मापते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी वही है जब प्लेट्स क्या है आपस में टकराती हैं, ठीक है। आपस में टकराती हैं तो कुछ जगह क्या है गैप्स बन जाते हैं, कुछ जगह क्या है अपना जो लिथोस्फीयर है वो टूट भी जाता है, फिर वहाँ से क्या लावा बाहर आ जाता है, और लावा जब बाहर आता है उसी को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी फटना, ठीक है। उसी को कहते हैं ज्वालामुखी फटना। लैंडस्लाइड क्या होता है, लैंडस्लाइड वही कि ये ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन खिसक जाती है, ज़मीन अपनी जगह से नीचे की ओर या ऊपर ऊपर की ओर तो नहीं आता, नीचे की ओर खिसक जाती है, ठीक है, ये आगे पीछे हो जाती है, उसी को लैंडस्लाइड बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है ये भी, ठीक है। इसमें चीज़ें ऊपर नहीं आती है पर ज़मीन नीचे की ओर धंस जाती है, ठीक है। ये हो गई लैंडस्लाइड। एक्सोजेनिक फोर्स यानी कि बाह्य जनित फोर्स, सही है, बाह्य मतलब बाहर, बाह्य जनित फोर्स, जनित बल, ठीक है। बाह्य जनित बल बोले तो एरोजन एंड डिपोजिशन, इससे ये कैसे होती है। बाह्य जनित मतलब कि जैसे वायु के कारण आ रही है, ठीक है ना, या फिर जल के कारण बदलाव आ रहा है, ठीक है, उसे बोलते हैं बाह्य जनित। जैसे कि मान लीजिए कि हवा, राजस्थान का उदाहरण ले लीजिए। राजस्थान में क्या होता है कि एक जगह जो रेत के टीले होते हैं वो आज तो इस जगह दिख रहे हैं, कल उस जगह दिखते हैं। क्यों दिखता है, क्योंकि जब हवा चलती है तो हवा के साथ वो रेत भी लेके जाती है, और वो रेत के जो टीले बने होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, जहाँ पे हवा शांत हो जाती है, वहीं पे जाके सारी मिट्टी गिर जाती है। जैसे कि मान लीजिए रेत का टीला यहाँ पे था, ठीक है, मान लीजिए रेत बहुत सारा यहाँ था, यहाँ रेत नहीं था, तो हवा के साथ जब हवा चल रही है इस साइड से हवा चलेगी, इस साइड से हवा चलेगी, तो ये अपने साथ लेके जाएगी धूल कण, ठीक है, और यहाँ पे इकट्ठा कर देगी। तो मतलब रात को मान लीजिए यहाँ पे था डून्स थे, डून्स मतलब बोले तो रेत के टीले, और यहाँ पे अब कल सुबह देखिएगा तो यहाँ पे रेत के टीले हो जाएंगे, ठीक है। तो किस कारण हुआ, ये हवा के कारण हो गया, ठीक है। ये किस कारण हो गया, हवा के कारण हो गया। तो जो सैंड डून्स बनते हैं, सैंड डून्स बोले तो रेत के टीले वो हवा से बन जाते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि पानी से हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि हमें पता है कि अपने जो चट्टान है, पर्वत हैं, उस पर वो काफ़ी ऊंचाई पे है, जिससे कि वहाँ पे पानी मतलब कि जो बर्फ़ है काफ़ी बड़ी मात्रा में है, जिसे हम ग्लेशियर वो बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लेशियर पिघलता है, ठीक है, ग्लेशियर पिघलता है और वो नदी के रूप में नीचे आती है वह पानी, है ना, और साथ में जो उसकी ज़मीन है वो काटते हुए चली जाती है। तो हम देखते हैं कि वो ग्लेशियर की जो मोटाई वो कम हो रही है, ठीक है, पर साथ ही साथ जो नीचे पानी आ रहा है उसके साथ जो मिट्टी आ रही है, गाद आ रहा है, वो दूसरी जगह क्या करता है कि एक मैदानी इलाका बना देता है, जो कि काफ़ी उपजाऊ होता है कृषि के लिए, जिस कारण क्या होता है कि उपजाऊ मिट्टी के साथ किनारे किनारे क्या लोग बाग रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फसल अच्छी होती है, क्योंकि मिट्टी अच्छी किस्म की होती है, अपनी खादर और बांगर वाली मिट्टी हो जाती है, ठीक है। तो ये किस कारण हुआ, ये रिवर के कारण हुआ, ग्लेशियर के कारण हुआ, है ना। तो इन्हीं कारकों को पढ़ना है एक एक करके हम आगे, ठीक है। तो मैं बस यही बताना चाह रहा था आपको कि अब हम क्या एक एक चीज़ें पढ़ेंगे कि बाह्य जनित फोर्स में क्या होता है, रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर, ये सब जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बाह्य जनित लैंड रिफॉर्म के लिए या फिर लैंड चेंज के लिए, ठीक है। ये एक करके पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अर्थक्वेक, ठीक है जी, अर्थक्वेक पढ़ेंगे हम। अर्थक्वेक सबसे पहले पढ़ लेते हैं, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में क्या होता है, अर्थक्वेक मैंने बताया जब प्लेट आपस में क्या करती है, वाइब्रेशन करती है। जब लिथोस्फीयर प्लेट
स्फीयर की प्लेटें आपस में टकरा कर कंपन उत्पन्न करती हैं, उसे भूकंप कहते हैं। भूकंप कहते हैं, हाँ ठीक है। अर्थक्वेक, जब लिथोस्फीयर की प्लेटें आपस में टकरा के करती हैं तो ठीक है। तो अर्थक्वेक यानी कि मैंने बता दिया, जब चीज़ें जैसे मान लीजिए आपने दो कटोरा ले लिया, ठीक है। अब मान लीजिए कॉपी पेन है, आवाज़ आती है ना, ये हिल रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये देखिए आवाज़ आ रहा है। मान लीजिए दो प्लेट आके आपस में टकरा गई, तो ये हिला ना पूरा, तो इसे बोलते हैं कंपन। यही क्या होता है, अब मान लीजिए यार कि तो ये आगे पीछे पूरा हिल गया, तो इस पर जो मान लीजिए कुछ सामान रखा था वो टूट के नीचे गिर जाएगा, है ना। तो इसी तरह हमारे अर्थ पे होता है, जब आपस में प्लेटें टकराती हैं तो उस पर जो बना हुआ ज़मीन पे मकान है, घर है, बिल्डिंग है, कुछ भी हो, वो सारी टूट के नीचे गिर जाती हैं, ठीक है ना। तो अर्थक्वेक ये होता है, ठीक है। अर्थक्वेक क्या होता है, ये होता है भूकंप, जिसे हम भूकंप भी बोलते हैं, ठीक है। भूकंप तो भूकंप का मतलब हमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है कि एपिसेंटर क्या होता है, फोकस क्या होता है, ठीक है ना। आउटवर्ड इनवर्ड में जाना है या नहीं जाना। देखिए मान लीजिए ये होता है फोकस, ये ओरिजिन पॉइंट होता है, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है आपका, क्या हो जाता है, निकलता है, यहाँ पे ओरिजिन होता है अर्थक्वेक का, ठीक है। अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है, अर्थक्वेक ओरिजिन, ठीक है। और ये एक होता है फिर एपिसेंटर। एपिसेंटर क्या होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है चीज़ों का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेशन करके चीज़ें आती है, जब सेंटर पे टकराता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो जब उसकी वेव्स फैलनी शुरू करती है ना, जैसे कि मान लीजिए ये पानी, आपने पानी में कंकड़ डालते हैं, आप कभी पत्थर डालते हैं, तो जहाँ पे पत्थर डलता है वहाँ पे, तो वहाँ से क्या होता है, वो वेव फैलना शुरू करता है, यूँ गोल के फॉर्म में, है ना, ऐसे 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 बड़े फॉर्म में फैलना शुरू करता है। जो वो फैल रहा होता है ना, वो वेव है, वही जो वेव है, ठीक है ना, वो नुकसान करती है चीज़ों को, ठीक है। तो एपिसेंटर पे क्या होता है कि चीज़ें ज़्यादा नुकसान होती हैं। जो अपना अर्थक्वेक या भूकंप वेव, अर्थक्वेक वेव मैक्सिमम ट्रैवल, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वो ट्रैवल करती हैं, और जितना ज़्यादा वो ट्रैवल करेगा, ट्रैवल का मतलब वो ज़्यादा घूमती हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपने पत्थर डाला पानी में, फिर आपने देखा होगा कि वेव इस तरह उसकी बनती चली जाती है। जो दूर दूर जा रहा है उसकी स्पीड तो कम हो रही है, पर नुकसान ज़्यादा पहुँचाएगा वो, ठीक है। वो क्योंकि स्पीड कम है, पर वो समय ज़्यादा लेगा, रुकेगा वो जहाँ पर ज़्यादा, ठीक है। और एक भूकंप होता है कि आया, सडनली आया बहुत तेज, पर कम समय के लिए आया, तो वो ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। जैसे यहाँ पे ओरिजिन हुआ सेंटर पे, पर यहाँ पे ज़्यादा देर रुकेगी नहीं, वो फैल जाएगी। जब ये दूसरी जगह हो जाएगी तो सेंटर से थोड़ा ज़्यादा नुकसान करेगी, यहाँ पे इससे थोड़ा दूर जाएगी और तो सेंटर से और कम नुकसान करेगी, ठीक है। मतलब सेंटर से जितना दूर चली जाती है वेव, उतना ज़्यादा वो नुकसान करती है, ठीक है। तो ये फोकस है, मतलब सेंटर है, उसके बाद एपिसेंटर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। उसके बाद और ऊपर जाता है, जब उस सरफेस के आसपास और आ जाता है, ठीक है, जब उसकी स्पीड और कम जाती है। तो इसी तरह वेव, जो अर्थक्वेक का वेव है, वो ट्रैवल करता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। और अर्थक्वेक को हम नापते किस मशीन से हैं, वो नापते हैं हम सिस्मोग्राफ से। अर्थक्वेक को हम किससे नापते हैं, अर्थक्वेक को हम सिस्मोग्राफ से नापते हैं। सिस्मोग्राफ मशीन से नापते हैं, मापते हैं भूकंप को, ठीक है। भूकंप को मापते हैं, ये बात समझ में आ गया आपको। सिस्मोग्राफ से मापते हैं, किससे, सिस्मोग्राफ से मापते हैं। और यदि सिस्मोग्राफ की जो स्केल है उस पर जो भूकंप की रेंज है वो 2 से कम है, तीव्रता जो है 2 से कम है, तो कम नुकसान पहुंचाएगा। पर यदि
दो से अधिक है और पाँच के बीच में है, पाँच और छः के भी रेंज में है, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करेगा। और उससे उससे भी ज़्यादा है तो वो तबाही लेके आ जाएगा अपने के पास, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा जान माल की नुकसान पहुंचाने के चांसेस है। तो आपको समझ में आ गया वो ये चीज़, ठीक है। तो भूकंप इतना ही है। और भूकंप की यदि वेव की बात करें, जो मैंने आपको बताया कि वेव बनता है, जैसे ये सेंटर होता है, वेव बनता चला जाता है। तो ये वेव कितने तरह की होती है? ये वेव तीन तरह की होती है आपको, ठीक है ना। ये होती है पी टाइप वेव, पी टाइप वेव, जिसे हम प्राइमरी वेव भी बोलते हैं, प्राइमरी प्राइमरी वेव, ठीक है। और दूसरा होता है अपना एस वेव, एस वेव, ठीक है, एस वेव, एस टाइप वेव, एस टाइप वेव, ठीक है। और तीसरा जिसे सेकेंडरी वेव बोलते हैं, सेकेंडरी वेव। और तीसरा होता है जी एल वेव, जिसे हम सरफेस वेव भी बोलते हैं, सरफेस वेव। इस वेव की जो तीव्रता है वो सबसे कम होती है पर सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, ठीक है ना, क्योंकि ये काफ़ी देर तक धरती पर रुकती है। वेव जितना देर तक सरफेस पर रुकेगी उतने ही नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है। और जितना कम जो रुकेगी वो उतना ही कम नुकसान पहुंचाएगी। तो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने में हम बोलें तो एल सबसे ज़्यादा पहुंचाएगी, फिर ठीक है सब उसके बाद एस, और सबसे कम जो नुकसान पहुंचाती है वो पी। प्राइमरी आती है और चली जाती है, स्पीड कम होती है, इसमें स्पीड का ही सारा खेल, ठीक है ना। तो भूकंप के बारे में इतना ही है, ठीक है। और बाकी इसके बारे में और अच्छा डिस्क्रिप्शन आप पढ़ के और मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, ठीक है। तो सिस्मोग्राफ से नापते हैं, दो से कम होगा तो क्या होगा, भूकंप हल्का रहेगा। यदि दो से ज़्यादा है और पाँच और छः के बीच में है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और छः से यदि क्रॉस कर गया तो तबाही मचा देगा। वेव तीन तरह की होती है, अर्थ वेव, अर्थ, ठीक है, अर्थ वेव, अर्थ की वेव तीन तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और एल वेव, यानी कि सरफेस वेव जैसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अब पढ़ लेते हैं क्या, अब पढ़ लेते हैं हम ज्वालामुखी, ठीक है जी। ज्वालामुखी, देखिए ज्वालामुखी में वही है, प्लेट जब टकराएंगी तो वो फटेगी, ठीक है। चलिए बनाते हैं। देखिए ये ज्वालामुखी, ठीक है, मुखी या वोल्केनो, वोल्केनो, वोल्केनो देखिए अब क्या होता है।
जैसे कि मैंने बताया मेंटल और क्रस्ट, कोर से तो आ नहीं पाता, ठीक है, अपना जो पदार्थ है। तो जो मेंटल और क्रस्ट में के बीच में जो मैग्मा अपना है, ठीक है ना, जो मैग्मा है वो ये लिथोस्फीयर को क्या कर गया, फाड़ दे चला गया, ठीक है ना, तोड़ते चला गया, क्योंकि वीक पॉइंट था, ठीक है, यहाँ से निकला। और इसे जो निकल ये वेंट के थ्रू, वेंट क्या, पाइप, ये देख रहे हो पाइप की तरह ऊपर की ओर बिल्कुल हाई प्रेशर टेम्परेचर के कारण बिल्कुल सडनली ऊपर फेंक दिया, जैसे हम पिचकारी मारते हैं तो सीधी सी लाइन खिंच जाती है ना, तो इसी तरह यहाँ पे इतना हाई प्रेशर हो जाता है, ये बिल्कुल पिचकारी की ओर मारते हुए ऊपर की ओर जाती है और इस तरह बाहर निकलती जाती है। जो निकालने वाला मुख होता है उसे हम क्रेटर बोलते हैं, जिस बात से निकलती है उसे हम वेंट बोलते हैं। और देखिए ऐसा नहीं खाली सीधा ऊपर जाती है, ये बीच बीच में इधर से भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है, यहाँ और निकल सकती है, इधर भी निकल सकती है। तो ये लेयर देख रहे हैं आप, लेयर बाय लेयर निकलती चली जाएगी, ठीक है, लेयर बाय लेयर, और भी बना सकता हूँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर वो चीज़ें। तो लेयर बाय लेयर क्या होता है, मैग्मा निकलता चला जाता है, ठीक है ना, मैग्मा जो है लावा और गैस के फॉर्म में निकलता चला जाता है। तो इसी तरह ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी का समझ में आगे चित्र कैसा है, जहाँ जिस मुख से निकल रहा है उसे क्रेटर बोलते हैं, जिस पास से बिल्कुल निकल रहा है जिस रास्ते से उसे बैंड बोलते हैं, ठीक है, और निकल के आ रहा है मैग्मा। और क्रस्ट, मेंटल और क्रस्ट के बीच से ये पार्ट से निकलता है, ठीक है। और ये निकलता क्यों, ये फूटता क्यों है, जब आपस में दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, ठीक है ना, तब ये चीज़ें हटती हैं, ठीक है ना, या तो आपस में टकराएगी या फिर दूर जाएगी, ठीक है ना। इन दोनों के कारण से क्या होती है, जब प्लेटें आपस में आए, पास में आए या आपस से दूर जाएं, पास में आएगी तब भी वो प्रॉब्लम आ सकती है ज्वालामुखी की, और दूर जाएगी तब भी, दूर जाएगी तो क्या होगा, बीच में जो मैग्मा वो बाहर ऊपर की ओर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है ज्वालामुखी, ठीक है। तो ज्वालामुखी में प्लेटें टूटती हैं और लावा बाहर की ओर निकलना शुरू हो जाता है, ठीक। तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए पार्ट के नाम, ये क्रेटर किसे बोलते हैं, वेंट किसे बोलते हैं, मैग्मा किसे बोलते हैं, किसके बीच में आता है किससे नहीं आता, ठीक है। चलिए, तो अब वोल्केनो भी समझ में आ गया। इसको मापने का कोई तरीका नहीं है, इस पर गैस और जो निकलती है वो थोड़ी नुकसानदायक होती है, ठीक है, तो पोल्यूशन फैलाती है। अब अपना पढ़ने को है लैंड फॉर्म में वाटरफॉल और सी केव्स, ठीक है, ये पढ़ लेते हैं एक बार। चलिए, सी कैप्स क्या होता है और वाटरफॉल कैसे होता है। देखिए दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, ठीक है, दोनों का कॉन्सेप्ट ये इस तरह एक है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया चट्टानों को समझना जरूरी है। चट्टानें जब बनती हैं ना, तो कुछ पार्ट तो है काफ़ी हार्ड होता है, तो कुछ पार्ट काफ़ी सॉफ्ट भी होता है, ठीक है, कुछ पार्ट हार्ड होता है तो कुछ पार्ट सॉफ्ट भी होता है। मान लीजिए एक सरफेस है ये, ठीक है, अपनी धरती का सरफेस है ये, और यहाँ से क्या पानी जा रहा है, पानी जा रहा है, जाते जा रहा है, जाता जा रहा है, ये पानी का फ्लो है, ठीक है, ये वाटर फ्लो है, वाटर फ्लो है, ठीक है। और ये सरफेस है, सरफेस है, पर कैसा सरफेस है, हार्ड सरफेस है, हार्ड। और मान लीजिए कि ये सरफेस कैसा है, ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट सरफेस है। और ये क्यों होता है, ये तो मैंने आपको बता ही रखा है, कुछ तत्व जो है काफ़ी हार्ड होते हैं तो कुछ तत्व काफ़ी मुलायम भी होते हैं, ठीक है, तो ये विभिन्न तत्वों से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो जब वाटर फ्लो कर रहा है, यहाँ से वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, तो जो हार्ड सरफेस है उसका तो कुछ नहीं कर पाएगा, पर जो सॉफ्ट सरफेस है उसका क्या करेगा, वो वहाँ से घिसता चला जाएगा, घिसता चला जाएगा। और जो इसकी लेयर्स है, लेयर्स है ना, इसकी जो लेयर्स हैं वो इधर की लेयर्स खत्म होते चलेगी, खत्म होते चलेगी, खत्म होते चली जाएगी। और जब ये पूरा सॉफ्ट वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा तो किस तरह दिखेगा, मैं ये इस तरह दिखेगा। पहले किस तरह था, पूरा स्क्वायर टाइप था, और अब ये जब ये सॉफ्ट वाला पार्ट घिस गया तो क्या हो जाएगा, तो ये कुछ ना कुछ दूसरा चीज़ फॉर्म कर देगा, ठीक है, कि कुछ ना कुछ दूसरा चीज़ फॉर्म कर देगा। पहले हमें स्क्वायर चीज़ दिख रहा था, अब हमें कुछ और ही दिख रहा है, ये अब तो कटोरे टाइप दिख रहा है, अम्ब्रेला टाइप दिख रहा है ये, है ना। क्यों, क्योंकि सॉफ्ट वाला पार्ट क्या पानी के साथ घिसता चला गया और ख़त्म हो गया, ठीक है। और हार्ड वाला सरफेस कुछ नहीं हुआ, हार्ड वाला सरफेस वैसे का वैसे रहेगा, पानी से कुछ नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बनता है सी कैब में, और ठीक है, यानी कि समुद्री जो गुफाएं बनती हैं, ठीक है, उसमें, और जो वाटरफॉल होते हैं, जलप्रपात बनता है, उन दोनों में यही कॉन्सेप्ट लगता है, किसमें, जलप्रपात में, जलप्रपात 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 और जलप्रपात और समुद्री गुफा में, ठीक है, समुद्री गुफा में
और समुद्री तट तट बनने में, ठीक है, तटवर्ती बने इलाका बनने में, तट बनने दोनों जगह। तो ये तीनों जगह यही कॉन्सेप्ट लगेगा क्या, कि एक रॉक है, उसका कुछ पार्ट क्या है सॉफ्ट होता है, कुछ पार्ट हार्ड होता है, ठीक है। और जब उस पर कोई भी पानी का फ्लो जब होता है तो सॉफ्ट वाले पार्ट को क्या करता है, वो घिसता चला जाता है, और जो हार्ड वाला पार्ट होता है उससे कुछ छेड़खानी नहीं कर पाता, ठीक है। तो अलग अलग स्ट्रक्चर का अलग अलग चीज़ें बन जाती हैं। जब ये समुद्र में चीज़ें होती हैं, समुद्र में जो किनारे होती हैं, जो समुद्र के किनारे, मान लीजिए सी है, ये वाल है सी का, ठीक है ना। मान लीजिए पानी से बार बार हिट कर रहा है, ये सॉफ्ट वाला एरिया, तो क्या करता चला जाएगा, ये एरिया फैलता चला जाएगा, और ये बीच का फॉर्म ले लेगा, यानी कि समुद्री तट का फॉर्म ले लेगा, ठीक है ना। इसी तरह मान लीजिए पानी है ये, ठीक है। अब पानी में एक गुफा थी, ठीक है। अब गुफा के आर पार पानी जा रहा था, ठीक है ना। पर इसमें से क्या हो रहा था कि हार्ड वाला सरफेस तो खराब नहीं हुआ, पर यहाँ पे मान लीजिए सॉफ्ट था, तो सॉफ्ट वाला पार्ट घिस गया और इस तरह का कुछ आकार बन गया, ठीक है। जब इस तरह का आकार बन गया, क्योंकि सॉफ्ट वाला पार्ट था घिस गया, और ये हार्ड वाला सरफेस कुछ नहीं हुआ, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, समुद्री गुफा, ठीक है। क्या बोल देते हैं हम इसे, समुद्री गुफा बोल देते हैं। जलप्रपात में देखिए क्या होता है, जलप्रपात होता है इस तरह से कुछ बन जाता है, मतलब ये हार्ड सरफेस ऊपर था, ये पूरी सरफेस थी, ठीक है ना। यहाँ तक इस तरह पूरी सरफेस था, ये पूरी सरफेस ही थी ये, और ये पानी जब नीचे की ओर गिरते ये सरफेस को उसने क्या घिस दिया, ठीक है, और पानी नीचे की ओर इस तरह गिरने लग गया। तो हम क्या देखते हैं, जलप्रपात में पानी ऊपर से गिरता है ना नीचे की ओर, और किसके का सहारे, कोई मतलब कि ऊंची पहाड़ होती है, या पहाड़ी होता है वो, ठीक है ना, पहाड़ी होता है, ऊपर से पानी गिरता है, तो हम उसी को क्या बोल देते हैं कि जलप्रपात है। मतलब जो हार्ड वाला पार्ट होता है वो घिसता नहीं है, और उसी के ऊपर से पानी गिरता रहता है नीचे, और सॉफ्ट वाला पार्ट जो घिसते वो जलप्रपात का फॉर्म लेता है। आपने जलप्रपात देखा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह जलप्रपात, समुद्री गुफा और समुद्री तट बनते हैं, ठीक है, कि हार्ड वाला सरफेस नहीं घिसता है और सॉफ्ट वाला पार्ट घिस जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका कॉन्सेप्ट, मेन इसका कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है ना। बाकी तो आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जलप्रपात, समुद्री गुफा कैसे बनते हैं, हार्ड सरफेस और सॉफ्ट सरफेस से कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। बस इतना ही है जी इसमें, तो ये समझ में आ गया हार्ड सरफेस और सॉफ्ट सरफेस क्या होता है, जलप्रपात, समुद्री गुफा क्या होता है। अब एक चीज़ रह गया आपका ऑक्सबो लेक, ठीक है। क्या रह गया, ऑक्सबो लेक, ठीक है। ऑक्सबो लेक क्या होता है, इसे बैल धनुष बोलते हैं, बैल धनुष शायद ये बोलते हैं, ठीक है ना। ये कैसे बनता है, क्या होता है, ये कुछ नहीं होता जी, जैसे कि मैंने बताया ना। इसको समझने के लिए आपको पहले इसमें को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि ग्लेशियर को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। ग्लेशियर को समझ लेते हैं। आइए, चट्टाने हैं, ठीक है, ये चट्टान है पूरा, इस पर क्या है, बर्फ़ है, बर्फ़ जमी हुई है पूरी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऊपर काफ़ी हाइट है इसकी, और ऊपर का तापमान नीचे हो जाता है, डाउन होता है, तो बर्फ़ जम जाता है, ठीक है। तो ये बर्फ़ जब पिघलता है तो ये पानी के फॉर्म में नीचे आता रहता है ये, ठीक है ना। पानी के फॉर्म में नीचे आता रहता है ये, ठीक है। पानी के फॉर्म में जब नीचे आता रहता है तो इससे क्या हम बोलते हैं, रिवर बोल देते हैं। इसे क्या बोलते हैं, रिवर। यानी कि इससे एक चीज़ क्या सीखने को मिल गया आपको, कि रिवर कैसे बनती है। रिवर जो बर्फ़ होती है ऊपर जमी हुई, ये बर्फ़ है, ठीक है, ये बर्फ़ है। बर्फ़ से पिघले हुए पानी जब नीचे की ओर आते हैं तो उसी को हम रिवर बोल देते हैं, ठीक है, उसी को हम रिवर बोल देते हैं, ठीक है। तो रिवर का सोर्स क्या हुआ, ग्लेशियर हो गया। क्या हो गया, ग्लेशियर, यानी कि बर्फ़ों का एक समूह, ठीक है। बर्फ़, बहुत सारे बर्फ़ एक समूह है, वो पिघल रहा है, नीचे आ रहा पानी, उसे हम रिवर बोल रहे हैं, ठीक है। तो रिवर और ग्लेशियर में ये संबंध है, क्या, ग्लेशियर जब पिघलता है तो नीचे की ओर पानी जब पहाड़ों से आता है तो उसी को हम रिवर बोल देते हैं, ठीक है। जब ये रिवर नीचे की ओर आ रहा होता है, मान लीजिए ये रिवर आ रहा है नीचे की ओर इस तरह डाउनवर्ड, ठीक है, ये डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है, आता जा रहा है, कोई तो रोक लो, ठीक है। तो ये वाला, ठीक है, पर इसने अपना पाथ चेंज कर दिया। क्या पाथ, मतलब रास्ता चेंज कर दिया, और रास्ता चेंज करके इसने पहले मतलब एक छोटे से आकार को छोड़ दिया और इसने यहाँ ऐसे कर लिया, ठीक है ना। इसने एक बिंदु छोड़ दिया, वाई बिंदु को,
ठीक है। और इस रास्ते को, पहले इस रास्ते से आ गई थी, पहले इस रास्ते को उसने चेंज कर दिया। रीजन क्या रहेगा, रीजन वही रहेगा सेम, क्या कि सॉफ्ट वाला पार्ट को घिस देगा और हार्ड वाला पार्ट घिस नहीं पाएगा, ठीक है। ये सॉफ्ट वाला पार्ट रहा होगा तो इसको घिस दिया होगा इसने, इस साइड आ गई है, ठीक है, और हार्ड वाले सरफेस को नहीं घिस पाई तो वहाँ रह गई। तो ये क्या है, ऑक्सफो लेक, यहाँ पे कुछ पानी रह जाता है। यानी कि ये किसका पार्ट था, पहले इस रिवर का पार्ट था, ये मेंडर बोलते हैं जिसे, मेंडर जो छोटा समूह होता है रिवर का, एक छोटा पार्ट है मेंडर है, ठीक है जी, मेंडर है, उससे एक चीज़ अलग हो गया तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सफो मतलब अलग, ठीक है ना। ऑक्सफो मतलब किसी चीज़ का अलग हुआ, बछड़ा बोलते हैं ना, बछड़ा, वो बछड़ा टाइप अलग हो गया ये, और इसमें पानी भी है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं ऑक्सफो लेक, ऑक्सफो लेक। क्या, जब मेंढर का एक छोटा सा पार्ट अलग हो जाता है, किस कारण, सॉफ्ट और हार्ड रॉक के थ्योरी के कारण, उसको हम ऑक्सफो लेक बोलते हैं, ठीक है। तो ऑक्सफो लेक किसे बोलते हैं, एक जो रिवर आ रही होती है उस चीज़ के, उससे एक छोटे से पार्ट में पानी रह जाता अलग, उसी को ऑक्सफो लेक बोलते हैं। बाकी जो एनसीईआरटी का लैंग्वेज आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। तो आपके इस चैप्टर में इतना ही था, ठीक है, चेंजिंग और अर्थ में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा चैप्टर। बाकी कुछ ना आया हो तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, उसको हम सुधारेंगे, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।